अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम स्टैटिस्टिकल थ्योरी 1 का लेक्चर नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे। आज का जो आपके लेक्चर की मेन हेडिंग है वो ग्राफ्स है। ग्राफ्स एंड इट्स कंस्ट्रक्शन फॉर बार चार्ट्स, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम। तो जो आज का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें हम देखेंगे कि ग्राफ क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली ग्राफ क्यों ड्रा किए जाते हैं, बार चार्ट क्या है, पाई चार्ट क्या है, हिस्टोग्राम क्या है। तो आज का लेक्चर में हम ग्राफ्स से स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा और हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो आपकी डाटा है उसको हमें ग्राफ की फॉर्म में लाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके चार्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके टेबल्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। Once data has been collected, it has to be classified and organized in such a way that it becomes easily readable and interpretable, that is converted to information. तो जो भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं हम उसकी क्लासेस बना देते हैं। ठीक है, क्लासेस उसी तरह के जैसे फर्ज करो कि राइट कॉलेज के एडमिन डिपार्टमेंट में 100 स्टूडेंट्स आ गए, हमने उनकी क्लासेस अरेंज कर दी कि हर क्लास में जस्ट 20 स्टूडेंट अलाउ हैं। तो हमने जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हमने 20 स्टूडेंट 100 को 5 क्लासेस में डिवाइड करके 20 स्टूडेंट्स की प्रोपोर्शन डाल दी। ठीक है, अब वो जो प्रोपोर्शन है वो किसी क्वालिटी बेस पे, किसी क्वांटिटी बेस पे हमने उनको सेट कर दिया है क्लासेस में। तो अब जब हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है, उनको ऑर्गेनाइज कर दिया है, तो इस तरह हमें हर स्टूडेंट तक अप्रोच करना आसान रहेगा, हर स्टूडेंट को पढ़ाना, उसको समझाना आसान रहेगा। तो इसी तरह अगर हम डाटा लेते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उनको उस डाटा को क्लासिफाई करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, इसलिए ये सारा प्रोसेस किया जाता है ताकि वो जो डाटा है वो हमारे लिए रीडेबल हो और हम उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें। Before the calculation of descriptive statistics, it is sometimes a good idea to present data as table, charts, diagram or graphs. तो इसी बिहाफ पे अगर हमने कैलकुलेशन लेनी है अपने डाटा की, तो उसको चार्ट्स में कर दें, टेबल्स में कर दें और डायग्राम में और शो कर दें, तो हमें उसको पूरे आर्टिकल को रीड करने के बजाय हमें उसी टेबल्स को देख के ओवरऑल हमें रिजल्ट समझ आ जाते हैं और हमें डाटा का सारा एक्सट्रैक्ट समझ आ जाता है। तो इसीलिए जो टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं, इनको ड्रा किया जाता है ताकि उसको कंप्यूट करना आसान हो सके। Most people find pictures much more helpful than numbers, in sense that in their opinion they present data more meaningfully. अब होता क्या है कि आपका जो भी डाटा होता है, अगर फर्ज करें कि आप कोई बुक का चैप्टर पढ़े हो जिसमें एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया गया है कि कैसे डिफिजन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जैसे ही आप पिक्चर देखते हैं आपको इजीली समझ आ जाता है। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स में है, जैसे आप कोई पिक्चर देखते हैं तो उसका जो डाटा होता है, जो उसका कंक्लूजन्स होते हैं, जो उसके रिजल्ट्स होते हैं, वो आपको इजीली समझ आ जाते हैं। अब हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में ले आते हैं। टेबुलर मतलब टेबल्स की फॉर्म में। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अकर एज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, यूजुअली एज द टेबल अरे ऑफ डिसऑर्डरली वैल्यूज। सबसे पहले जो रॉ डाटा होता है हम उसको ऑर्डर में ले आते हैं। खुसूसन जो क्वांटिटेटिव डाटा है ना हमारे पास, फर्ज करो मैं सबकी एज के बारे में देखूं, तो एज किसी की 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है। तो लाजमी नहीं है जो रोल नंबर 1 है उसकी एज 16 हो, मिनिमम हो। ठीक है, और जो रोल नंबर 19 है उसकी एज हाईएस्ट हो, ऐसा नहीं है। रोल नंबर 1 की एज 17 हो सकती है, 2 की एज 20 हो सकती है, 3 की एज 21 हो सकती है। तो इस तरह रैंडम होता है डाटा। हम क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। जैसे फर्ज करो कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले जाऊं और फिर उसकी एज सामने लिखती जाऊं, तो इस तरह भी हमारा डाटा एक
असेंडिंग अरे में आ जाता है, डिसेंडिंग अरे में आ जाता है। और मैं यूं करूं कि सबसे कम जो उम्र वाला है उसको सबसे पहले उसका नाम लिख दूं, फिर इस तरह बढ़ते 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 मैं हाईएस्ट एज की तरफ डाटा को ऑर्गेनाइज करती जाऊं। तो टेबल की फॉर्म में हमें क्या बेनिफिट होता है कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। अब अरे क्या है? अरेज क्या है? बेसिकली an array is a matrix of rows and column of number which have been arranged in some order, preferably ascending order। क्या करते हैं हम? स्मॉल वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ मूव करते करते रोज और कॉलम के अंदर नंबर फिल करते हैं। पुराने वक्तों से ही यही टेबल में अरे का जो मेथड है वो यूज करते आ रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमें बहुत सी जो स्टैटिकल वैल्यूज हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो हमें पता चल जाती हैं। जैसे मैंने बताया हाईएस्ट एज और लोएस्ट एज, मिनिमम ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या होगी? जो सबसे कम एज का है। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या होगी? जो सबसे हाईएस्ट एज का है। मैं ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ। वेट भी हो सकता है, हाइट भी हो सकती है, कोई भी पेन भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जो मैक्सिमम मिनिमम ऑब्जर्वेशन है वो हम इस तरह अरे की फॉर्म में ले आते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के कितनी दफ़ा आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, कितनी दफ़ा आपने ऑब्जर्व किया। मोड, मोड क्या होता है कि एक नंबर कितनी दफ़ा रिपीट किया। ठीक है। मीडियन क्या है? वैल्यूज को कैलकुलेट करके हमने उसके टोटल नंबर पे डिवाइड कर दिया। जैसे अगर मैं बात करूं, इस एक टेबल में मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ना सारा डाटा अरेंज कर दिया। 2, 7, 8, 11, 15, 16, 18, 19, 19, 19, इस तरह मैं सारा डाटा 68 तक ऑर्गेनाइज करती आई। ठीक है। तो इस तरह टेबल और अरे की फॉर्म में डाटा लाने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ? सबसे पहली वैल्यू क्या है? मेरी मिनिमम। सबसे आखिर वाली वैल्यू क्या है? मेरी मैक्सिमम। तो मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का आराम से पता चल गया। ठीक है। उसके बाद मैंने जब उसको टेबल फॉर्म में किया तो मुझे इन सबको कैलकुलेट करने में भी आसानी हुई कि ये टोटल नंबर ऑफ कितने ऑब्जर्वेशन है? 25। 1, 2, 3, 4, 5, 5 को 5 टाइम्स करें तो 25। ठीक है। मोड इसका क्या है कि वो वैल्यू जो ज़्यादा रिपीट हो रही है 19, 19, 19, ये मोड आ गया। और मीडियन क्या है? मीडियन क्या होता है कि जो मिडल वैल्यू होती है 2 से लेकर 64 तक जाते जाते जो मिडल में वैल्यू आती है वो क्या है? 24। पहले मैंने आपको मीन का बता दिया था ये पीछे। ये जो मीडियन तब कैलकुलेट करते हैं हम जब हमारी वैल्यूज ऑड होती हैं। मैंने आपको मीडियन में मीन का बता दिया। मीन क्या होता है? बेसिकली सारी वैल्यूज को लेके हम उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, तो इस तरह मीडियन क्या है? मिडल वैल्यू। अब कुछ डाटा हम सिंपल टेबल की फॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं। अ टेबल इज स्लाइटली मोर कम्प्लेक्स देन एन अरे। अरे में क्या होता है? बस इस तरह हमने डाटा ऑर्गेनाइज कर देना है बगैर किसी हेडिंग के। जितना भी हमारे पास रॉ डाटा है हमने उसको इस तरह अरेंज कर देना, कोई पता नहीं ये वैल्यू किस चीज़ की थी। ठीक है। पर टेबल की फॉर्म में क्या डिफरेंस आता है? टेबल में सबसे पहले हम मेन हेडिंग करते हैं, फिर उसको ग्रुप्स में कैटेगराइज कर देते हैं कि ये वाली जो वैल्यूज होगी ये एज को रिप्रेजेंट करेंगी, ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी और ये वैल्यू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगी। तो सिंपल टेबल क्या होता है? A table is slightly more complex than an array since it needs a heading and names of variable involved। ये array की निस्बत ज़्यादा complex है क्योंकि इसको headings की ज़रूरत होती है। We can also use symbols to represent the variable at times provided they are sufficiently explicit for the reader। Optionally the table may also include total or percentages or relative figures। तो हम टोटल वैल्यू ये देखो और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कंप्यूट कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह कंप्यूट करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स, एक ऑब्जर्वेशन कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है वो होता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को अगर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया जाए तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। अब कंपाउंड टेबल क्या होगा? वो कंपाउंड टेबल होता है जिसमें मोर देन वन वेरिएबल्स हम यूज करें कि एक तरफ अगर हम एज ले रहे हैं तो दूसरी तरफ हम वेट ले रहे हैं।
इस तरह क्या होता है कि हमें एक कॉम्प्लेक्स टेबल मिल जाता है। अ कंपाउंड टेबल इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल इन विच देर आर मोर देन वन वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स एट्रीब्यूट्स। एन एट्रीब्यूट इज जस्ट ए क्वालिटी। एट्रीब्यूट में वो बात कर रहे हैं कि किसी खुसूसियत की बिहाफ पे आप टेबल के जो हेडिंग्स हैं वो अरेंज कर सकते हैं। वो एक खुसूसियत हो सकती है, दो खुसूसियत हो सकती है। अब उधर उन्होंने एट्रीब्यूट को डिफाइन किया है कि ये क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, या कोई ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी बिहाफ पे हम अपने वेरिएबल को क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, मैंने इधर 3 वेरिएबल ले लिए और 3 क्लासेस ले लिए। वेरिएबल रिजल्ट है एक तरफ कोर्स है। एक कॉलेज में बीए, बीकॉम, बीएससी का रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट हमने इस तरह निकालना है, पास कितने हैं, सप्ली कितनों की है और फेल कितने हैं। तो इस तरह अगर बीए की बात करें 37 पास हैं, 5 सप्ली हैं और 11 फेल हैं टोटली। बीकॉम में 25 पास हैं, 10 सप्ली है और 8 फेल हैं। बीएससी में 33 पास हैं, 4 सप्ली है और 27 फेल हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक कंपाउंड टेबल आ जाता है जिसमें हमने फर्दर उसको सब कैटेगराइज किया होता है। कंपाउंड टेबल के बाद लाइन ग्राफ की बात करें तो लाइन ग्राफ इज ए यूजुअली मेंट फॉर शोइंग द फ्रीक्वेंसी फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब इसमें क्या होता है कि हम जो फ्रीक्वेंसीज को एक ग्राफ की फॉर्म में शो करते हैं। ये बहुत सिंपल होता है और इसको देख के कंक्लूजन निकालना आसान होता है। सक्सेसिव पॉइंट्स आर जॉइंट बाय मीन ऑफ लाइन सेगमेंट। पहले हम क्या करते हैं, जस्ट डॉट पुट करते हैं जो जो वैल्यू के हमारी जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्राफ, उसके आगे डॉट पुट करते हैं, फिर उन डॉट को सबको आपस में मिला देते हैं तो एक ग्राफ बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, अगर सिंपल लाइन ग्राफ की मैं बात करूं तो इधर देखो, एक तरफ एज है और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी है। 19 साल के कितने बच्चे हैं एक क्लास में? 14। 20 साल के कितने बच्चे हैं? 23। ठीक है, और टोटल कितने बच्चे हैं? 399। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को ड्रा करती जाऊं कि मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं, मैं अगर अरेंज करूं ये जो फ्रीक्वेंसी एज है उसको एक्स एक्सिस पे ले लूं और फ्रीक्वेंसीज को मैं ले लूं वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट को ले लिया और एज को मैंने कहाँ पे ले लिया? एक्स एक्सिस पे। तो 19 जिन बच्चों की एज 19 है, 19 है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14। तो देखो 19 है तो मैंने उधर 14 पे 1 मार्क किया। ठीक है, 20 जिनकी एज है उनकी कितने नंबर हैं? 23। तो मैंने 23 पे 1 डॉट पुट कर दिया। ठीक है, अब 21 कितनों की है? उधर डॉट पुट कर दिया। इस तरह मैं डॉट पुट करती जाऊंगी हर वैल्यू के सामने। 23 कितनों की है? उसमें डॉट पुट कर दिया। फिर इन सारे डॉट्स को मैंने आपस में एक स्केल लेके जोड़ दिया। अब इस तरह एक ग्राफ बन जाता है। अब पाई चार्ट्स की बात करें तो पाई चार्ट्स परसेंटेजेस को शो करने के लिए, प्रोपोर्शन को शो करने के लिए, किसी चीज की इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए यूज होता है। अब पाई चार्ट और सर्कुलर डायग्राम इज वन which essentially display the relative figures, proportion, percentages of classes or strata. Strata कहते हैं ग्रुप को। strata of given sample और population। जो भी हमारे पास population और classes आई हैं, अगर हम उसका पाई चार्ट या सर्कुलर डायग्राम शो कर दें तो हमें उसको उसकी परसेंटेज निकालना आसान हो जाता है, उसकी परसेंटेज को रीड करना आसान हो जाता है। We should not include absolute value class frequency on a pie chart। हम जो फ्रीक्वेंसीज है उसको हम नहीं ले सकते, हम जनरल डाटा लेते हैं अपने पाई चार्ट्स को कंप्यूट करने के लिए। This is simplest diagram that can use to display data, and that is the reason why it is quite limited in its presentation. The pie chart follows the principle that the angle of each of its sectors should be proportional to the frequency of class that it represents। तो जितने भी जो चार्ट्स के फिगर्स बनते हैं, जो उसके पीसीस बनते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी शो कर देते हैं। वो मैं अभी आपको नेक्स्ट पे स्लाइड पे दिखाती हूँ। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स या मेरिट और लिमिटेशन की बात करें तो मेरिट्स क्या हैं इसके? इट गिव ए सिंपल पिक्टोरियल डिस्प्ले। इसकी वजह से एक पिक्चरल डिस्प्ले आता है जिसकी वजह से आपको क्लास का साइज पता चल जाता है। इट शोज क्लियरली
when one class is more important than another। तो जब फर्ज करो कि एक में परसेंटेज शो करती हूँ जिसमें 3 परसेंटेजेस हैं, एक है 60 की, एक है 30 की, एक है 20 की। जो 60 वाली परसेंटेज है वो उसका सबसे बड़ा पोर्शन होगा, जो ये शो करेगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ सेम एलिमेंट बट इन 2 और मोर डिफरेंट पॉपुलेशन। हम इसके थ्रू डिफरेंट पॉपुलेशन को भी शो कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या आती है इसकी कि इसके अंदर इट ओनली शो द रिलेटिव साइजेस ऑफ क्लास। इससे सिर्फ हमें क्लास की साइज का पता चलता है। इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ सेक्टर एंड ड्राइंग दैम एक्यूरेटली। इसमें जस्ट एक जो लिमिटेशन आती है वो ये कि हम इसको इसके जो सेक्टर हैं उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ना इसको एक्यूरेटली ड्रा कर सकते। इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू कंपेयर सेक्टर साइजेस एक्यूरेटली बाय आई। तो हमें बाय आई उसको विजुअली हमें उसको मेजर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ना आती, वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो उसी तरह हमारे पास जो वही वाली जो पुरानी वैल्यू थी उसको हम ले लेते हैं, जिसमें हमने BA BCom BSc का रिजल्ट देखा था। अब ये देखो, ये इसमें क्या है कि फर्ज करो BA BCom BSc का हमने चार्ट लिया और इस तरह एक सर्कुलर फॉर्म में चार्ट आ गया। ठीक है, अब ये जो 40 वाला पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 वाला पोर्शन किस चीज को शो करता है? BSc को। ठीक है, ये टेबल कलरफुल भी बन सकता है हम, और वो जो कलरफुल होगा वो हमें बता देगा कि BA ग्रीन है, BCom पर्पल है और BSc ब्लैक है। कुछ इस तरह हम चार्ट्स को शो करके बता देते हैं। अब ये जो इसके स्लाइस का एंगल है ये हमें एक्यूरेसी नहीं बता सकता, ये वाला एंगल ना उसकी फ्रीक्वेंसी बता सकता है। यहाँ पे इसके ड्रॉबैक्स आते हैं। अच्छा, अब इनहांस पाई चार्ट क्या होता है? एक तो होता है सिंपल पाई चार्ट, और इनहांस क्या होगा जिसके अंदर हम फर्दर कैटेगरीज बना देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमने इस चैप्टर का हिस्टोग्राम्स देखने हैं, पाई चार्ट्स देखने हैं, तो मैं आपको ये चीज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। आपको कोई क्वेश्चन क्यूरीज हो आप इसको देख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर रीड करें और इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको डिटेल से बुक से पढ़ें। आपकी बुक में ये चैप्टर है मौजूद, उसको डिटेल से वहां से करें। मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, आसान अल्फाज में समझाया है। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।